हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली होते क्या है और इनके क्या क्या मतलब होते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले हम जब भी बिजनेस करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी है। ये करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन हमारी जो अकाउंटिंग है वो ट्रू या फेयर वैल्यू दिखाए, जितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसकी। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। साथ ही हमारे जो अकाउंट्स हैं, जो हम लिख रहे हैं या जो बना रहे हैं, वो हम कंपेरेबल कर पाए दूसरों से या फिर अपने आप से। यानी मैंने जो पिछले सालों में प्रॉफिट कमाया है वो इस साल में भी कमा रहा हूँ क्या, या अगर कोई और बिजनेस है वो जो प्रॉफिट कमा रहा है और मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या। इसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ताकि दुनिया में सारे लोग सेम टाइप ऑफ अकाउंटिंग करें, जिससे कि उनके जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं या जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कंपेरेबल हो। तो इसके लिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। आपके लिए इनको जानना और याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको न सिर्फ स्कूल में काम आने वाले हैं बल्कि ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या जहां भी आप अकाउंटिंग की पढ़ाई करेंगे, ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और यही पूरा बेस है जिसके ऊपर की आपकी आगे की पढ़ाई टिकी हुई होगी। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हों, कन्वेंशंस हों, इन सबको मिला के गाप कहा जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये वो चीज है जो जिसके दायरे में रह के आपको अपनी सारी अकाउंटिंग करनी होती है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में, तो ये आपकी जो है पूरी हेल्प करेंगे बेस्ट फाइनेंशियल जो आपके स्टेटमेंट्स है वो बनाने में। यानी कि आप जो स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो एग्जैक्टली ट्रू और फेयर वैल्यू देंगे आपकी पूरी अकाउंटिंग की। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आर कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गाप। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। गाप का फुल फॉर्म क्या होता है या गाप होता क्या है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जो एजम्पशंस हैं, वो सारी चीजें मिला के जिनके दायरे में रह के आपको अकाउंटिंग करनी होती है। आगे लिखा है दे आर बेसिक रूल्स, दीज आर बेसिक रूल्स दैट डिफाइन द पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रेंट्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। तो ये वो दायरा है जिसके भीतर रह करके आपको अकाउंटिंग करनी होती है। These principles are theory base of accounting on the basis of which financial statements are prepared. तो ये जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं किसी भी बिजनेस के, उसका बेस है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी अकाउंटिंग एकदम परफेक्ट होगी। They are the guidelines. They are basically the guidelines for preparing financial statements. तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो चलिए कौन कौन से 11 तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और वो क्या कहते हैं, हम विस्तार से जानते हैं एक एक करके। हमारा जो सबसे पहला प्रिंसिपल है ये है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम बेसिकली अकाउंटिंग कर रहे होते हैं उस बिजनेस एंटरप्राइज की, ना कि उसके ओनर्स की। यानी कि जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखे जाएंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाएंगे, ना कि उसके ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बिजनेस और ओनर दो अलग अलग चीजें हैं। हम अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बिजनेस की नजर से देखिएगा तो ओनर्स जो भी पैसे बिजनेस को देते हैं या उसमें लगाते हैं, तो बिजनेस उनको एज अ क्रेडिटर ट्रीट करता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको वो पैसा ओ करता है, पैसा देना बनता है जिसका। ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस में जो है ओनर्स को हमेशा क्रेडिटर माना गया है, और उनका जो भी क्रेडिट बैलेंस होता है उनके अकाउंट का, ये वो पैसा होता है जो बिजनेस को उनको पे करना होता है। तो ये पहला आपका प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि बिजनेस एक सेपरेट यूनिट है ओनर्स से, और बिजनेस के लिए ओनर्स क्रेडिटर्स होते हैं। चलिए थ्योरी में आपको बता देता हूं यहाँ पे। According to business entity principle, business is considered to be separate from its owners.
इट इज सेपरेट फ्रॉम इट ओनर्स, मतलब दोनों अलग अलग हैं, बिजनेस भी और ओनर भी। Business transactions are recorded in the books of accounts from the point of view of business and not from the point of view of the owners. Business transactions आप जब भी रिकॉर्ड करेंगे, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, ओनर्स बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। क्योंकि बिजनेस और ओनर्स अलग अलग हैं, तो बिजनेस की नजर में ओनर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, यानी वो लोग जिनको बिजनेस को पैसे देने हैं। आगे लिखता है, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल, कितना पैसा देना है, जितना कि उनने कैपिटल लगाया है वो उतने अमाउंट के क्रेडिटर हैं। अमाउंट इन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर्स। तो ओनर्स के कैपिटल अकाउंट में जितना भी क्रेडिट बैलेंस है, ये वो पैसा है जो कि बिजनेस को ओनर्स को चुकाना है। तो ये पहला प्रिंसिपल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था। आप याद रखिएगा, जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे हम फर्म की नजर से करेंगे या बिजनेस की नजर से करेंगे, न कि ओनर्स की नजर से। चलिए अगला प्रिंसिपल देखते हैं। हमारा अगला प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाने चाहिए जिनको मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सके। यानी अगर आपने किसी को कोई गुड्स बेचा, तो बदले में आपको उतने पैसे आने चाहिए, यानी कि कुछ पैसों की टर्म्स में आपके गुड्स की वैल्यू होनी चाहिए। या अगर आपने कोई गुड्स खरीदे हैं, कोई गुड्स खरीदे परचेज किए हैं, तो वो मनी की टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए। यानी कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको मनी की टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे मेरे ऑफिस के अंदर दो एम्प्लॉइज हैं, एक बहुत अच्छा काम करता है और एक बहुत अच्छा काम नहीं करता है। तो वो जो बहुत अच्छा काम करता है, क्या मैं उसको मनी टर्म्स में मेजर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस एम्प्लॉय के बारे में कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ ये जाएगा कि उन दोनों को कितनी सैलरीज में देता हूँ, क्योंकि वो सैलरी मनी टर्म्स में मेजर हो सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं, उसको हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, तो उनको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसकी थ्योरी क्या कहती है? According to this principle, only those events or transactions that can be measured in the term of money are recorded in the books of accounts of the enterprise. तो ऐसे वो सारे इवेंट्स या ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, वही आपको रिकॉर्ड करने हैं। इसके एक कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक क्या है इस प्रिंसिपल के? दोज transactions which are really important but don't have money measure value are not recorded। लिख रहा है कि कई सारी चीजें होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्योंकि वो मनी टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती, इसलिए उनको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, आपका स्टाफ कैसा काम करता है। बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा, कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, बट क्योंकि हम उनको मनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको अकाउंटिंग में नहीं लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू। एक और जो ड्रॉबैक है इसका, वो ये है कि यहाँ पे मनी की जो वैल्यू है उसको स्टैटिक माना गया है, यानी स्थिर माना गया है कि पैसों की कीमत कभी बदलती नहीं है। वेर एज इन प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा नहीं होता। कोई चीज जो पिछले साल 100 रुपए की थी, हो सकता है इस साल बढ़ के वो 120 रुपए की हो गई होगी। तो मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। हमारा थर्ड प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो इसके लिए हमने क्या किया है, बिजनेस की जो पूरी लाइफ है उसको छोटे छोटे इक्वल जो टुकड़े हैं उनमें बांट दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करते हो कि आपका बिजनेस 100 साल तक चलेगा, तो हमने क्या किया, उस बिजनेस को एक एक साल के 100 अलग अलग पीरियड्स में बांट दिया। अब ये हमने क्यों किया? ताकि हमको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करना है। अगर मैं इंतजार करूं कि जब 100 साल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं पता लगाऊंगा कि मैंने 100 साल में कितना प्रॉफिट किया, तो हो सकता है कि इस बीच में मुझे लॉसेस हो गए हो और मुझे पता चले एंड ऑफ द डे कि लॉस हो गया। तो क्या किया जाता है, बिजनेस की जो भी एस्टिमेटेड लाइफ है उसको इक्वल टुकड़ों में बांट दिया गया है, और जनरली जो है ये 1 साल का समय होता है। तो हर 1 साल के बाद फर्म के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं,
रिव्यू किया जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो ये था आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसकी थ्योरी कहती है, according to this principle, the lifetime of business is divided into smaller periods so that performance of the business is evaluated regularly. ये कह रहा है कि आपकी बिजनेस की जो भी लाइफ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है ताकि आप उसको इवेल्युएट कर सकें, यानी पता कर सकें कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। The accounts of an enterprise are maintained following going concern assumption, meaning that enterprise shall continue its activities for a foreseeable period. मैंने जो एक वीडियो बनाया था assumptions का, अकाउंटिंग assumptions का, उसमें आपको मैंने बताया था गोइंग कंसर्न assumption। तो जब भी हम बिजनेस चालू करते हैं या उसकी अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इस बिजनेस को हम लंबे समय तक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये करके हम क्या करते हैं कि उसको जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं उस टोटल पीरियड को, ताकि हम इवेल्युएट कर सके। नेक्स्ट है, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड्स, यूजुअली 1 year, which is termed as accounting period। तो जो उसकी टोटल लाइफ है उसको हम एक एक साल के पीरियड में बांट लेते हैं और हर एक साल का जो पीरियड होता है इसको हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम दे देते हैं। An accounting period is the interval of time at the end of which income statement and balance sheet are prepared। तो अकाउंटिंग पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है? अकाउंटिंग पीरियड वो एक पीरियड है जिसके बाद हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये था आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब होता है आपको पूरी जानकारी अपने स्टेटमेंट्स में देनी होती है। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके थ्रू डिस्प्ले होना चाहिए। यानी जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, आपकी बैलेंस शीट बनाएं, तो उससे अच्छे तरीके से पता चलना चाहिए कि आपकी पोजीशन क्या है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो मटीरियल हो यानी इंपॉर्टेंट हो उसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। साथ ही ज्यादा अच्छा होगा कि यदि आपका कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन भी दें, जिससे कि समझने वाले को ये आसान हो जाए, वो समझ पाए कि ये अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो ये है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये कहता है, according to this principle there should be complete and understandable report on the financial statements of all significant information related to economic affairs of the business। ये कह रहा है आपके बिजनेस की जो भी इकोनॉमिक पोजीशन है उसको आपको अंडरस्टैंडेबल वे में बताना होगा, यानी ऐसे तरीके से बताना होगा कि सामने वाला उसको समझ पाए कि आपकी इकोनॉमिक पोजीशन ऐसी क्यों है। Whether information should be disclosed or not always depends on materiality of the information। कोई भी जानकारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं है, यानी कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। यदि आप ऐसी सारी जानकारी अपने स्टेटमेंट्स में देंगे जो मटेरियल है यानी इंपॉर्टेंट है तो समझने वाले के लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रीजंस फॉर लो सेल्स रेवेन्यू शुड ड्यूरिंग द पीरियड। कह रहा है कि आपकी सेल्स कम हुई है, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कम हुआ है इस पीरियड में, तो अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन देंगे तो समझने वाले के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा कि क्यों आपके सेल्स कम हुए हैं। तो ये था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, यानी कौन सी मटीरियल है और कौन सी इममटीरियल है, ये कैसे पता लगाया जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी कोई भी चीज जिससे कि किसी फ्यूचर इन्वेस्टर का डिसीजन अफेक्ट हो सकता है उसको मटीरियल कहा जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक XYZ बिजनेस है और मैं उसमें पैसे लगाना चाहता हूं, मैं फ्यूचर इन्वेस्टर हूं उसका। अब उसके बारे में कोई ऐसी जानकारी मुझे पता चल जाए जिससे कि मैं या तो उसमें पैसा न लगाऊं या फिर जितना लगाने वाला था उससे ज्यादा पैसा अब मैं उसमें लगा दूं, यानी कि मेरा डिसीजन किसी एक इंफॉर्मेशन से अफेक्ट हो रहा है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो मटेरियल है। लेकिन अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा लगाऊं या न लगाऊं तो उसको इमटेरियल मान लिया जाएगा। जनरली जो मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है ये फाइनेंशियल नेचर की हो सकती है। चलिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। मटीरियलिटी प्रिंसिपल रिफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। कोई भी एक आइटम या इवेंट
अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको मटेरियल कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिए। An item or event should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor. कोई भी आइटम या इवेंट मटेरियल तब कहा जाएगा जबकि उसकी वजह से किसी इन्वेस्टर का या इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो सकता हो कि वो उसमें इन्वेस्ट करे या ना करे। जो अभी अभी मैंने आपको समझाया था वो यही डेफिनेशन थी। आगे लिखा है, सो मटीरियलिटी ऑफ एन आइटम डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड अमाउंट। तो कोई भी आइटम की जो मटीरियलिटी है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो उसका नेचर और दूसरा उसका अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैं दुनिया की बात करूं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने 10 लाख रुपए का रिनोवेशन करवाया उनके ऑफिस के अंदर। तो ये एक ऐसी कंपनी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जिसका बिजनेस है और उसने एक छोटा सा काम करवाया, तो उनके लिए ये इमटीरियल है। वेयर एज एक छोटी कंपनी जिसका टोटल टर्नओवर ही 1 करोड़ रुपए का है, यदि वो 10 लाख रुपए का रिपेयरिंग करवाते हैं अपने यहाँ पर या कोई काम करते हैं, तो वो उस कंपनी के लिए मटेरियल है। तो नेचर भी और साइज भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियलिटी के लिए। एन आइटम an item material for an enterprise may not be material for another enterprise। यही कह रहा है कि कोई एक चीज हो सकता है किसी एक एंटरप्राइज के लिए मटेरियल हो यानी इंपॉर्टेंट हो, वही दूसरे बिजनेस के लिए वो इमटेरियल हो यानी उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। तो ये था आपका मटेरियलिटी प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब ये जो प्रिंसिपल है प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये कहता है कि यदि फ्यूचर में आपको कुछ लॉसेस होने वाले हैं तो उसकी तैयारी आपको आज ही कर लेनी चाहिए। वेयर एज फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉफिट होने वाले हैं, आपको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट होंगे, तो उसको आप इग्नोर कर दो, आज की तारीख में उस पर ध्यान ही मत दो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हमारी अकाउंटिंग में बड़ी सारी चीजें की जाती है, जैसे कि प्रोविजंस बनाना। हम प्रोविजन किस लिए बनाते हैं? ताकि फ्यूचर में अगर हमको कोई खर्चा करना है तो उसकी तैयारी हम आज ही से करने लग जाते हैं, आज ही से हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के अलग रख लेते हैं उस खर्चे को पूरा करने के लिए। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है, या तमाम तरीके के जो प्रोविजन बनाए जाते हैं वो इसी प्रिंसिपल की वजह से बनाए जाते हैं। ये प्रिंसिपल कह रहा है कि फ्यूचर में अगर कोई भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं, कोई लाइबिलिटी आने वाली है, तो उसकी तैयारी हमको आज कर लेनी चाहिए। चलिए इसकी थ्योरी पार्ट हम देख लेते हैं। प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल इज मेनी a times described by the phrase do not anticipate a profit but provide for all losses। तो आपका ये प्रिंसिपल कहता है हमेशा आपको जो लॉसेस होने वाले हैं उसकी तैयारी पहले से कर लीजिए, अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको अभी इग्नोर कर दीजिए, ध्यान मत दीजिए। This principle says that business must take into consideration all prospective losses but not the prospective profits। कह रहा है अगर फ्यूचर में कोई प्रोस्पेक्टिव लॉसेस हैं तो उसकी तरफ आज हमको ध्यान देना चाहिए, प्रॉफिट्स हैं तो वो हो ना हो जो भी है वो बाद में देखा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, इसके दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। पहला है क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट वैल्यू। जब भी साल खत्म होगा आपके पास जो भी स्टॉक रखा है उसको वैल्यूएशन करने के दो तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। आपने उसको कितने में खरीदा था, आपकी कॉस्ट प्राइस, या फिर आज की तारीख में मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो भी कम होगा आपको क्लोजिंग स्टॉक को उस पर रिकॉर्ड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था और यही प्रूडेंस प्रिंसिपल है जो आपको बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय काफी काम आएगा। नेक्स्ट है मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ बेड डेट्स एंड डिस्काउंट। तो हमको पता है जब भी हम बिजनेस करते हैं तो कुछ न कुछ डेटर्स जो है वो बैड हो जाते हैं यानी उनके पैसे नहीं आते हैं। सिमिलरली जब हम कुछ डेटर्स होते हैं तो वो हमसे डिस्काउंट मांगते हैं और हमको देना पड़ता है क्योंकि वो हमारे रेगुलर कस्टमर है, कुछ लोगों को डिस्काउंट देना ही पड़ता है। तो हमें पता है कि कुछ डेटर्स बैड हो जाएंगे, कुछ डिस्काउंट मांगेंगे यानी फ्यूचर में हमको नुकसान होने वाला है। तो हम क्या करते हैं आज की तारीख में ही उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं। तो प्रोविजन बनाने से क्या होता है, जब उस समय नुकसान होने होता है तो हम इस प्रोविजन में से पैसे निकाल के अपने नुकसान को पूरा कर लेते हैं। तो ये दो आपके एग्जांपल्स थे प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक क्या है
कि कई सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करती हैं और वो क्या करती है, सीक्रेट रिजर्व बना लेती हैं। सीक्रेट रिजर्व बनाने का मतलब होता है अपने प्रॉफिट को कम करके दिखा देती हैं। वो या तो अपनी एसेट्स की वैल्यू कम कर देती हैं या लायबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा करके दिखाती हैं। अब शेयर होल्डर्स की नजर से आप देखिए तो ये ठीक नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक सीक्रेट रिजर्व बना लेते हैं जो लोगों को पता नहीं होता। तो ये एक बेसिकली मैल प्रैक्टिस है, ये नहीं होना चाहिए। ड्रॉबैक, द प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल मे बी यूज्ड टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व। अब ये जो सीक्रेट रिजर्व है ये बनाने में हेल्प करता है। एग्जांपल, बाय क्रिएटिंग एक्सेस प्रोविजन। अब आपको पता है कि आपको कितना खर्चा होने वाला है, लेकिन आप क्या करते हो, उस खर्चे से बहुत ज्यादा पैसा प्रोविजन में रख देते हो। तो ये पैसा एक तरीके से सीक्रेट रिजर्व हो जाता है। As a result, the financial statements may not depict a true and fair value of states of affair of the business. तो जब आप ज्यादा खर्चा दिखा देते हो जबकि वास्तव में उतना हुआ नहीं है, तो इससे आपका प्रॉफिट कम हो जाता है और आपके स्टेटमेंट्स जो प्रॉफिट दिखाते हैं वो ट्रू या फेयर नहीं होता। तो ये था आपका प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अगर कोई भी एसेट खरीदते हैं तो आपने जितनी कॉस्ट में उसको खरीदा है उसी को आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। हो सकता है आपने कोई बिल्डिंग 5 साल पहले खरीदी थी से 1 करोड़ रुपए में, आज बाजार में उसका भाव बढ़ के 5 करोड़ हो चुका है, लेकिन आपकी बुक्स में उस बिल्डिंग की कीमत 1 करोड़ रुपए ही रहेगी। उसमें जो भी डेप्रिसिएशन है यानी जो भी उसकी वैल्यू डाउन हो रही है उसको आप माइनस करते रह सकते हैं। तो ये कहता है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट कि जब भी कोई एसेट खरीदो तो उसको अपने कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करो। According to cost concept, an asset is recorded in the books of account at the price paid to acquire it and the cost is basis for all subsequent accounting of the asset. कह रहा है जब भी कोई आप असेट खरीदोगे तो उसको आपने जितने में एक्वायर किया है, जितने में खरीदा है, आप उसी कॉस्ट को नोट करोगे। इसके अलावा आपकी जो भी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग होगी यानी फ्यूचर में उससे रिलेटेड भी जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आप उसी कॉस्ट को ध्यान रखोगे जितने में आपने खरीदा था। Asset is recorded at the cost at the time of purchase but systematically reduced by charging depreciation. आपने asset को जितने में भी खरीदा होगा ग्रेजुअली पर ईयर आपको उसको डेप्रिसिएट करता रहना पड़ेगा उसकी जो भी एस्टिमेटेड लाइफ है उसके हिसाब से। The market value of an asset may change with the passage of time, but for accounting purpose it continues to show in the books of account at its book value. कह रहा है समय के साथ हो सकता है आपकी किसी एसेट की वैल्यू चेंज हो जाए, वो हो सकता है बढ़ जाए, वो हो सकता है घट जाए, लेकिन आपको अपनी जो बुक वैल्यू है उस पे ही अपनी अकाउंटिंग करनी है। बुक वैल्यू क्या होता है, जितने में आपने खरीदा है उसमें से माइनस कर दीजिए उस पे जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है टिल डेट। लास्ट थिंग है, दिस प्रिंसिपल ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो वर्ड है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपके अकाउंट्स प्रिपेयर करे यानी आप ए अकाउंटेंट से करवाएं, बी से करवाएं या सी से करवाएं, आपकी असेट की वैल्यू एक ही आएगी यदि आपने कॉस्ट कंसेप्ट यूज किया है। वेयर एज अगर दूसरी वैल्यूज को यूज करने की जरूरत पड़ती, मार्केट वैल्यू, तो ए के हिसाब से मार्केट वैल्यू अलग हो सकती थी, बी के हिसाब से अलग हो सकती थी, सी के हिसाब से अलग हो सकती थी। लेकिन जब हम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो कोई भी अकाउंटिंग करे उसका आंसर एक ही आएगा जो भी एसेट की वैल्यू है उसके बारे में। दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायस्ड और जजमेंट्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिविजुअल्स के जो जजमेंट्स हैं वो असेट की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगे अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि आपने किसी साल में रेवेन्यू जनरेट किया है तो उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस भी आपको उसी साल में लिखने हैं यानी उसी अकाउंटिंग पीरियड में लिखने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो ही आप जो फेयर प्रॉफिट है उस साल का वो निकाल पाओगे। यदि आप रेवेन्यू एक साल में लिख लो और उसके खर्चे दूसरे साल में लिखो तो इससे आपका प्रॉफिट गड़बड़ा जाएगा जो कि गलत है। तो ये कहता है कि जिस साल रेवेन्यू होगी उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी साल लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई मशीन ली है, से फॉर एग्जाम्पल आप कोई मशीन ले रहे हो, आपने मार्च में कोई मशीन ले ली से 1 मार्च को, उसका पेमेंट आप कर रहे हो 1 मई को, तो आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है,
जिस दिन आपने मशीन खरीद ली, से 1 मार्च को आपको उसी दिन रिकॉर्ड कर लेना है आपने मशीन खरीद ली, और उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हों, चाहे वो इंस्टॉलेशन के हों, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के हों, ये सारे खर्चे भी आपको उसी दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेने हैं, ना कि नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। An important objective of business is to determine profit periodically। कह रहा है कि आपको जो है बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि आप उसमें प्रॉफिट कमाएं और आपको पता चले कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड करेक्टली, द रेवेन्यूज मस्ट मैच द एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड। ये कह रहा है कि उस साल में जितना भी रेवेन्यू हो रहा है, जितनी भी सेल्स हो रही है, सारे एक्सपेंसेस भी उसी साल में लिखे जाएंगे, तभी आप करेक्ट प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ड्यूरिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव्ड। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कब आपको पेमेंट आया या कब आपका पेमेंट गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि किस दिन आपने सेल को या परचेज को रिकॉर्ड कर लिया था। आपने जिस भी दिन सेल या परचेज को रिकॉर्ड किया है, आपको उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस भी उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करने हैं। So, as per matching concept, adjustments are made for all outstanding expenses and prepaid expenses। तो यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। कई सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो आपने पहले ही कर दिए होते हैं, उसको प्रीपेड एक्सपेंस कर देते हैं। कई सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, यानी अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, तो भी उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके उस साल में दिखा दिया जाता है। तो ये था हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखते हैं। हमारा अगला जो प्रिंसिपल है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसके हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे। एक होगा डेबिट एस्पेक्ट, दूसरा होगा क्रेडिट। और जो भी डेबिट एस्पेक्ट होगा उसका टोटल हमेशा क्रेडिट एस्पेक्ट के बराबर होगा। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो वो कुछ अकाउंट में डेबिट होगा, कुछ अकाउंट में क्रेडिट होगा, बट वो जो भी होगा डेबिट और क्रेडिट का टोटल अमाउंट हमेशा इक्वल होगा। अब इसी प्रिंसिपल की वजह से हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर पाते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा है इसमें आगे पढ़ते हैं। According to dual aspect principle, every transaction entered into a business has two aspects, a debit and a credit of equal amounts। इसका अमाउंट हमेशा इक्वल होगा। Stating differently, for every debit there is a credit, for every debit there is a credit of equal amount in one or more accounts and vice versa। कह रहा है कि हर एक डेबिट के लिए उतना ही क्रेडिट होगा, चाहे वो एक अकाउंट में हो या दो अकाउंट में, या फिर हर एक क्रेडिट के इक्वल में उतना ही डेबिट होगा, चाहे एक अकाउंट में या दो अकाउंट में। Accounting equation demonstrate the fact that for every debit there is a equal credit and vice versa। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ लिया होगा या शायद आपको पढ़ना होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब ये जो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हर सूरत में ट्रू होगा। जब भी कुछ डेबिट होगा हमेशा उसका इक्वल अमाउंट क्रेडिट होगा और अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस होगी। ठीक है, in fact the entire double entry bookkeeping system is based on this concept। हम जो डबल एंट्री सिस्टम करते हैं वो पूरा का पूरा थैंक्स टू दिस प्रिंसिपल है, उसी की वजह से डबल एंट्री सिस्टम हो पा रहा है। ये था ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। हमारा अगला प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस साल रेवेन्यू हुई है आपको उसी साल लिखनी है। अब रेवेन्यू हुई है का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस हूं, मैंने एक सेल करी। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो सेल करी थी वो मैंने करी थी 1 फरवरी को। 1 फरवरी को मैंने किसी को सामान बेचा। अब उसका जो पेमेंट है सामने वाला मुझे 1 मई को कर रहा है। ठीक है, इस बीच में मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। 1 फरवरी के बाद 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा और मई उसके बाद आएगा। तो मुझे रेवेन्यू कहां पे लिखना चाहिए? मुझे 1 फरवरी को लिखना चाहिए या 1 मई को लिखना चाहिए? तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस दिन आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए उस दिन आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। यानी कि अगर आपने 1 फरवरी को किसी को सामान दे दिया, उसने सामान ले लिया, मतलब ओनरशिप अब उसकी हो गई। अब आपका अधिकार है, आप उससे पैसे मांग सकते हो।
तो जिस दिन आपका ये अधिकार एस्टेब्लिश हो जाए उस दिन आपको रेवेन्यू लिख लेना है, यानी 1 फरवरी को आप बुक्स में लिख लेंगे कि आपने रेवेन्यू कर दिया। इसका एक वाइस वर्सा केस भी है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपके पास आया और 1 फरवरी को आपको पेमेंट देके चला गया और उसने कहा कि सर आप सामान मुझे 1 मई को डिलीवर कर दीजिएगा। तो अब आप देखिए आपका पेमेंट रिकवर करने का अधिकार कहां से चालू होता है। आपने 1 फरवरी को पेमेंट रिसीव कर लिया लेकिन एक्चुअली आपने सामान दिया ही नहीं है, सामान आपने 1 मई को दिया है। तो 1 मई को जब आप सामान दोगे सामने वाले को उस दिन आपका अधिकार एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आपको इस केस में रेवेन्यू जो लिखनी है वो 1 मई को लिखनी है। मैंने दो अलग अलग केस समझा है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसकी थ्योरी कहती है, according to revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. आपको रेवेन्यू कब मान लेना है कि हो गई, जबकि आप उसमें पेमेंट मांगने का अधिकार आपको मिल जाए, आपको उसमें ऑब्लिगेशन हो जाए सामने वाले से पैसा मिलने की, तो उस दिन आप मान लीजिएगा कि आपकी रेवेन्यू आपको लिख लेनी है। It is important to note that recognizing the revenue and receipt of an amount are two separate things. Recognizing the revenue and receipt of the amount. यहाँ पर ये कह रहा है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना एक चीज है और रिसिप्ट ऑफ अमाउंट यानी पैसे मिल जाना दो अलग अलग चीज है। पहले केस में मैंने आपको बताया कि 1 फरवरी को मैंने अपनी बुक्स में सेल्स लिख ली थी जब मैंने किसी को सामान बेचा और पेमेंट मेरे पास 1 मई को आ रहा है। तो पेमेंट आना और सामान जाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमको अपनी बुक्स में रेवेन्यू उस दिन लिख लेनी है जिस दिन की हम उस सामान के पैसे मांगने के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखते हैं। हमारा लास्ट जो प्रिंसिपल है ये है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करें तो जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें उसके साथ में उसका कोई ना कोई एविडेंस जरूर रखें। यानी अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं तो या तो कैश मेमो मिलेगा आपको या क्रेडिट इनवॉइस मिलेगा, या अगर आप कोई सेल कर रहे हैं तो सेल करने के लिए आप जो है इनवॉइस बनाएंगे। अगर आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं या ले रहे हैं तो उसके वाउचर की कॉपी होगी। तो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें उसका कोई ना कोई ऐसा एविडेंस रखें जिससे कि उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जा सके कि ये वास्तव में हुआ था या नहीं हुआ था। ये था आपका लास्ट प्रिंसिपल। चलिए जिसकी थ्योरी है, according to verifiable objective concept, measurements that are based on verifiable evidences are regarded as objective. ये कह रहा है कि ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जिसका आपके पास वेरीफाइबल एविडेंस है वो सारे ऑब्जेक्टिव है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अकाउंटेंट ए हो बी हो सी हो तीनों उसको वैसे ही लिखेंगे। इट मीन्स दैट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट। हर एक ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस होना चाहिए और साथ में उसके रिलेटेड कोई ना कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। These supporting documents में भी कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, वाउचर्स एक्सेट्रा। तो ये एविडेंस कुछ भी हो सकता है, कैश मेमो हो सकता है, क्रेडिट इनवॉइस हो सकता है, सेल्स बिल हो सकता है, वगैरह वगैरह। Verifiable concepts hold that accounting should be free from personal bias. Verifiable concept ये कहता है कि आपके जो भी अकाउंट्स लिखे जाएं वो बायस नहीं होना चाहिए, यानी कि अकाउंटेंट कोई भी हो करने वाला, हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, जो प्रॉफिट हमको मिलने वाला है वो सेम ही मिले। ऐसा ना हो कि कोई एक अकाउंटेंट ज्यादा प्रॉफिट दिखा दे कोई कम दिखा दे, तो वो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हर एक चीज का एक एविडेंस हमारे पास है। तो ये थे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।